नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा था हाई कोर्ट। दरअसल हम लोग पढ़ रहे हैं भाग 6। देखिए भाग 5 मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। लगभग एक महीना मैंने पूरा आपको भाग 5 ही पढ़ाया है। बचा कुचा क्या रह गया भाग 6 में। देखिए बहुत सारी चीज़ें क्या है, बहुत मैक्सिमम चीज़ें जो हैं संसद वगैरह जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भाग 5 में हम लोग पढ़ लेते हैं। बचा कुचा क्या रह जाता है वो भाग 6 में पढ़ लेते हैं। तो भाग 6 भी हम लोगों ने काफ़ी लंबे समय से पढ़ा है। ठीक है, तो आज इसकी क्लास ही लास्ट रहेगी भाग 6 की। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज अधीनस्थ न्यायालय। छोटी सी क्लास है और आप लोगों ने शायद इसको ना पढ़ा हो। अधीनस्थ न्यायालय कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो इसको भी पढ़ना जरूरी है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, उसके बाद एक अधीनस्थ न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट आता है। बाकी सारे जो भी न्यायालय आते हैं वो हाई कोर्ट के अधीनस्थ होते हैं। ठीक है, तो ये अधीनस्थ न्यायालय हम लोग हाई कोर्ट में पढ़ेंगे, मतलब हाई कोर्ट के अधीनस्थ। तो भाग 6 पढ़ रहा है, ठीक है, भाग 6 की लास्ट क्लास है आज। तो अधीनस्थ न्यायालय में क्या होता है, अधीनस्थ न्यायालय बहुत सारे न्यायालय हैं, लेकिन हम लोगों को विशेष तौर पे क्या ध्यान रखना है, जिला न्यायालय पर। जिला न्यायालय पर फोकस रखना है हम लोगों को। जिला न्यायालय या इसी को बोलते हैं सत्र न्यायालय। ठीक है, बाकी देखिए एक राजस्व न्यायालय भी होता है, राजस्व न्यायालय भी होता है जो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और बहुत सारी जो बहुत ही बड़ी बड़ी सिटी होती है, जो मेट्रोपोलिटन सिटी होती हैं, वहाँ पर भी एक न्यायालय होता है। ठीक है, जैसे कि मेट्रो सिटी में जो न्यायालय होते हैं, मेट्रो सिटी में जो न्यायालय होते हैं, ठीक है, वो भी अधीनस्थ न्यायालय में आते हैं। जैसे कि मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, चेन्नई वगैरह, जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं, जो मेट्रोपोलियन सिटी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेट्रोपोलियन सिटी। ठीक है, तो क्या होता है न्यायालय। लेकिन हम लोगों को दोस्तों पढ़ना क्या है, हम लोगों को पढ़ना है जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय। हम लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, जिला न्यायालय हम लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। तो मैं फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब भी आज फिर मैं अपना चेहरा बार बार देख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन क्या है कि मैं भूल जाता हूँ ना, तो बाद में मुझे याद आता है कि मुझे कैमरे में देखना है, तब आपको लगेगा कि मैं आपको देख रहा हूँ। यही एक सिस्टम होता है पढ़ाने का। ठीक है, कैमरे में देखना पड़ता है तो आई टू आई कॉन्टेक्ट रहता है। तो चलिए, जिला न्यायालय सत्र न्यायालय, देखिए जैसे कि मैं लखीमपुर खीरी का हूँ, ठीक है, तो जो लखीमपुर में जो डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है ना, तो उसी में क्या है कि जिला न्यायालय होता है। तो मतलब जिला न्यायालय क्या अलग अलग चीज़ें हैं क्या, नहीं, वो एक ही बिल्डिंग में होता है, जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय। जैसे कि जिला न्यायालय में क्या होता है, जो जिला न्यायालय में दीवानी मामले देखे जाते हैं, दीवानी मामले। जिला न्यायालय में दीवानी मामले आते हैं और इसमें आते हैं फौजदारी मामले। सत्र न्यायालय में फौजदारी मामले आते हैं, इनको बोलते हैं क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस बोलते हैं और इसको बोलते हैं सिविल। ठीक है, इसको बोलते हैं सिविल। तो देखो जैसे दीवानी मामले में जैसे कि आपके पास केस आता है, मान लीजिए कोई लईमारी वाला हो गया, पैसे से संबंधित हो गया, किसी ने पैसा आपका हड़प लिया, किसी ने खेती या आपका मकान हड़पे पड़ा है कोई, ठीक है, या पति पत्नी का विवाद है, तो वो सब सिविल मामले में आते हैं। और जैसे किसी ने कत्ल कर दिया, किसी को लड़ाई में किसी की खोपड़ी फोड़ दी, हाथ काट लिया, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिए, ठीक है, बंधक बना लिया, जो क्रिमिनल केस होते हैं तो वो फौजदारी में आते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लो जैसे कि लड़ाई झगड़े वाले केस होते हैं, लड़ाई झगड़े वाले केस होते हैं, ठीक है, खून कर दिया किसी ने किसी का, खून वाले केस होते हैं, डकैती वाले केस होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे पैसे से संबंधित होता है, किसी की चेक बाउंस हो गई, ठीक है, पैसे से संबंधित हो गया। और पति पत्नी वाले जो केस होते हैं ना, वो इसी में आते हैं। जैसे मान लीजिए आप कभी आपका मुकदमा चल रहा है, आपका मुकदमा चल रहा है कि आपकी किसी ने ज़मीन हड़प ली है या फिर किसी ने जो है कब्जा कर लिया है, तो वो किस में आएंगे, वो सिविल मामले में आते हैं मुकदमे को। ठीक है, तो और फौजदारी में जैसे मान लीजिए किसी ने आपका हाथ तोड़ दिया या किसी ने आपकी खोपड़ी फोड़ दी या आपने किसी का खून कर दिया या आपका ही किसी ने खून कर दिया, तो वो मामला कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे इसमें सत्र न्यायालय में। और जो न्यायाधीश होते हैं ना, जो जो जिला न्यायाधीश होते हैं, उनका ही रूप बदल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि वो इसमें बैठे हैं तो इनको बोलेंगे जिला न्यायाधीश, अगर वो इसमें सुनवाई कर रहे हैं तो उनको बोलेंगे सत्र या सेशन जज बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे सत्र न्यायाधीश बोलेंगे। बस यही अंतर है दोनों में, और कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि जो जिला न्यायाधीश होते हैं वो जिला न्यायालय के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। जिला न्यायाधीश जो होते हैं वो जिला न्यायालय के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। देखो जिला, जिला देखो कैसे लिखा मैंने, जिला न्यायाधीश
जिला न्यायालय के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। ठीक है, सबसे बड़े अधिकारी होते हैं जो जिला न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सबसे बड़े जिला न्यायालय के अधिकारी होते हैं। अगर इनकी मान लीजिए नियुक्ति की बात करें, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति देखिए राज्यपाल करते हैं। मैं आपको तीसरी बार बताने जा रहा हूँ, नियुक्ति किसमें है, 233 में है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं भाई। कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। ठीक है, हाईकोर्ट की सिफारिश पर या हाईकोर्ट के परामर्श पर राज्यपाल करते हैं जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। समझ गए कि नहीं। ठीक है, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ये करते हैं राज्यपाल। अगर इनकी योग्यता की बात करते हैं, अगर योग्यता क्या होती है, मतलब क्या पढ़े लिखे होते हैं ये, इंटर पास, हाई स्कूल पास, तो ये सब बातें रखो किनारे। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। जिला न्यायाधीश बनने की योग्यता यह होती है कि कम से कम 7 साल तक वो किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता रहे हो, वकालत की हो। ठीक है, और उसके बाद हाईकोर्ट ने इनकी सिफारिश की हो, ये भी तो बात है भाई। सिफारिश करेंगे तभी तो राज्यपाल इनको नियुक्ति पत्र देंगे। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। पहले देखो क्या है कि कम से कम 7 साल, कम से कम 7 सालों तक किसी भी भारत के किसी भी न्यायालय में, ठीक है, वकालत की हो, वकालत की हो। नंबर 2 है हाईकोर्ट ने सिफारिश की हो, मतलब राज्यपाल को इनके लिए सिफारिश की हो। ठीक है, हाईकोर्ट ने, तब जाके नियुक्ति मिलेगी इनको, मुक्ति नहीं नियुक्ति। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, इनकी शक्तियां देखते हैं क्या होती हैं। शक्तियां सुनो क्या होती हैं। जो जिला न्यायाधीश होता है उनकी शक्तियां क्या होती हैं, वो दीवानी और फौजदारी दोनों मामले में सुनवाई करते हैं। जब दीवानी मामले में सुनवाई करेंगे तो उनको बोलेंगे जिला न्यायाधीश, जब फौजदारी मामले में सुनवाई करेंगे तो उनको बोलेंगे सत्र न्यायाधीश या सेशन जज बोलेंगे उनको। ठीक है, तो देखो शक्तियों में क्या है कि दीवानी और फौजदारी मामले में, फौजदारी दोनों मामले में सुनवाई करने का अधिकार है। दोनों मामलों में सुनवाई करने का अधिकार है इनको। ठीक है, अच्छा सुनो, जैसे कोई अपराध किसी ने किया, किसी ने अपराध ऐसा कर दिया उसने क्रिमिनल केस में कि उसको फांसी का प्रावधान है, तो वो जो जिला न्यायाधीश होता है ना, फांसी देने तक की भी अधिकार रखते हैं। मतलब फांसी देने का अधिकार, उम्र कैद करने का अधिकार, उम्र कैद देने का अधिकार होता है। ऐसे कोई मान लिया अपराध कर दिया उन्होंने, ठीक है, उसकी सज़ा क्या है, उम्र कैद। तो भैया जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, सेशन जज होते हैं, ये उम्र कैद की सज़ा देने का भी अधिकार रखते हैं, यहाँ तक कि फांसी देने का भी अधिकार रखते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाई कोर्ट में ही जाके फांसी मिलेगी या सुप्रीम कोर्ट में ही फांसी, वो अलग बात है कि आप जाके अपील कर दे हाई कोर्ट में, अलग बात है, लेकिन इनके पास ये अधिकार होता है। हालांकि ये चीज़ अलग है कि हाई कोर्ट से परामर्श करके, विचार विमर्श करके फांसी देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन अधिकार तो भैया है इनके पास, है ना। तो मतलब क्या है कि किसी आपराधिक मामले में फांसी या उम्र कैद देने का अधिकार है इनको। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, हाईकोर्ट की परामर्श पर, मतलब हाईकोर्ट को सूचित करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद तो अलग बात है कि सभी लोग जाते हैं हाईकोर्ट, जब इतना बड़ा सजा मिल गया तो हाईकोर्ट का तो दरवाजा खटखटाएंगे ही, वो अलग बात है, लेकिन इनके पास अधिकार होता है, मतलब समझ के नहीं, इनके पास ये अधिकार होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया 233, तो 234 भी मैंने आपको बताया था। 234 मैंने आपको ये बताया था कि जो राज्यपाल होते हैं वो जिला न्यायाधीश के साथ साथ जो अन्य जो न्यायिक अधिकारी होते हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो देखो अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, ठीक है, वो भी राज्यपाल करते हैं।
हाई कोर्ट से परामर्श करके, और जो राज्य लोक सेवा आयोग है उससे परामर्श करके। कुछ तो राज्य लोक सेवा आयोग ही पेपर वगैरह करवाता है, आप जानते होंगे, ठीक है, तो उसके परामर्श पर होता है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। देखो आर्टिकल 236, एक आर्टिकल 236 है, उसमें क्या बताया गया है कि जो जिला न्यायाधीश से सत्र न्यायाधीश हैं उसके अंतर्गत अन्य न्यायिक अधिकारी भी आते हैं, ठीक है। नियुक्ति के बारे में 234 के बारे में बताया गया, 234 में नियुक्ति के बारे में बताया गया, लेकिन उनके उनके जो सहायक अधिकारी हैं उनके बारे में 236 में बताया गया है। तो आर्टिकल 236 में क्या कहा गया है, जो जिला न्यायाधीश है, जिला न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश के अंतर्गत भाई और भी तो न्यायाधीश होंगे, अंतर्गत अन्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। अन्य न्यायाधीश के बारे में देखो, अन्य कौन कौन से होंगे वो मैं लिख देता हूं यहां पर, लेकिन आपसे पूछेगा नहीं कभी, ठीक है। तो अन्य में देखो, नंबर 1 तो है अपर जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश में लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। नंबर 2 संयुक्त जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश। नंबर 3 क्या कहता है, सहायक जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश। नंबर 4 है लघु वाद न्यायालय उच्च न्याय क्या बोलते हैं, लघु वाद न्यायालय मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो लघु वाद न्यायालय मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। 5 मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, नंबर 6 क्या कहता है, अपर मुख्य प्रेसिडेंट, ठीक, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। इसमें थोड़ी सी इंक डाली जाए तब बात बने, है ना। जब पढ़ाओ तभी फ़ोन आता है आपको, आप लोगों को लगता होगा मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, पर ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि मेरा कोई फ़ोन नहीं करता है, मेरे पास कोई ना ही कोई जानने वाला है, ना ही कोई दोस्त यार है जो मेरे पास फ़ोन करे, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसे लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं जो फ़ोन करते रहते हैं मेरे पास, तो जब मैं पढ़ाता हूँ तभी फ़ोन आता है, ऐसा नहीं है, ऐसे किसी का फ़ोन नहीं आएगा। आप लोगों को लगता होगा कि मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो अपर सेशन 7वां है, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अपर सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश। 8वां है सहायक सेशन न्यायाधीश। तो देखो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने जो लिखा है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं से भी कभी क्वेश्चन बनेगा नहीं, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पर एक चीज देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 235। देखो आर्टिकल 235 क्या कहता है, देखो कल जो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 225 को बताया था मैंने कि हाईकोर्ट के पास अधीनस्थ न्यायालय का नियंत्रण होता है, वो सभी नियंत्रण होता है, लेकिन जो सेवाएं व शर्तों का जो नियंत्रण होता है वो आर्टिकल 235 में बताया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 235 क्या करता है, कहता है, देखो आर्टिकल 235 हाईकोर्ट को जो हम लोग अधीनस्थ न्यायालय पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 233 से 237 तक। 237 में बताया गया है कुछ मतलब अलग से बताया गया है मजिस्ट्रेट के बारे में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग 233 से 236 तक ही देखेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 235 में ये बताया गया है कि जो अधीनस्थ न्यायालय का जो नियंत्रण है, अधीनस्थ न्यायालय का नियंत्रण, ठीक है, सेवा व शर्तों से संबंधित, हाईकोर्ट के पास, समझो जैसे कि किसी न्यायाधीश का मान लिया प्रमोशन करना है या ट्रांसफर करना है या उनकी छुट्टी को लेकर कोई बात करनी है,
ठीक है, तो वो किसके पास नियंत्रण रहेगा, वो हाईकोर्ट के पास नियंत्रण रहेगा, 235 में ये बताया गया है। ठीक है, अच्छा अब एक छोटी सी बात देखो, इसको रफ करते हैं पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, हट जाता हूँ मैं। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, जो अधीनस्थ न्यायालय में जो जिला और सत्र जो न्यायालय है ना, इसके भी अधीन कुछ हैं, उसको देख लो एक बार, बस खत्म करते हैं फिर, वो भी छूटना नहीं चाहिए। देखो जैसे ये जिला न्यायालय है, जैसे ये क्या है, जिला न्यायालय है, और ये सत्र न्यायालय है, ये क्या है, सत्र न्यायालय है। ठीक है, तो जिला न्यायालय में देखो क्या आता है, इसके अंतर्गत कौन से आते हैं, दीवानी मामले आते हैं, दीवानी मामले। इसके अंतर्गत क्या आता है, फौजदारी मामले आते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंतर्गत, देखो जिला न्यायालय के अंतर्गत क्या आता है, ये समझो, जिला न्यायालय के अंतर्गत आता है अधीनस्थ न्यायालय का अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय। ठीक है, मतलब इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायाधीश का न्यायालय। फिर इसके अंतर्गत आता है मुंसिफ न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय। इधर देखो क्या है, इधर देखो क्या है, जैसे सत्र न्यायालय है, सत्र न्यायालय सबसे बड़ा है, उसके अंतर्गत कौन काम करेगा, उसके अंतर्गत काम करेगा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। इसके अंतर्गत आता है न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। अब देखो यहाँ पर जो मैंने ये समझाने की कोशिश की है वो इसलिए की है क्योंकि आपको ये पता लग जाए, जैसे सत्र न्यायालय जो हेड है हो गया, ठीक है, जिसमें सत्र न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उसके अंतर्गत ये, उसके अंतर्गत ये। तो अगर कोई इनके पास केस आता है तो इनको अधिकतम सजा देने का जो प्रावधान है, इनके पास जो अधिकतम सजा देने का जो अधिकार है वो है 7 साल की सजा, सुना सकते हैं, 7 साल की सजा का अधिकार है इनको। और ये जो न्यायिक दंडाधिकारी, इनको अधिकतम 3 साल की सजा का अधिकार है इनका। ठीक है, अगर इसके ऊपर मामला आता है तब वो देखेंगे सत्र न्यायाधीश, समझ रहे कि नहीं, ऐसे यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये आपका पूरा खत्म होता है, भाग 6 पूरी तरीके से समाप्त होता है। कुछ भी बचा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी छोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा, एक एक चीज़ बताई, एक एक आर्टिकल आपको बताया मैंने। तो यहाँ पर कोई डाउट अगर किसी चीज़ को लेके है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो उसको अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और वीडियो को पूरा देखा करें, अपने नोट्स अच्छे से बनाते चलिएगा जरूर, क्योंकि ये आपके सभी एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर किया करें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।